अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनटीएससी सीरीज़ में आज हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। उर्दू में इसे तजाज़ुब या कशिश शक्ल कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तजाज़ुब या कशिश शक्ल के बारे में यानी ग्रेविटी के बारे में आप क्या जानते हो, क्या चीज़ होती है ग्रेविटी या कशिश शक्ल क्या होती है, तो इसके जवाब में आपका जो जवाब होगा डेफिनेटली वो जवाब यही होगा कि ज़मीन के अंदर हमारी ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसके ज़रिए वो चीज़ों को अपने तरफ खींचती है। उस सलाहियत को ग्रेविटी या कशिश शक्ल कहते हैं। तो आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिए, क्या ग्रेविटी या कशिश शक्ल सिर्फ ज़मीन के अंदर मौजूद है या और भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर जिनमें कशिश शक्ल पाई जाती? तो अगर आप इस ढंग से जब आप सोचेंगे, यानी इस सवाल को आप इस अंदाज में जब सोचेंगे कि क्या ग्रेविटी सिर्फ ज़मीन में होती है या और बाकी चीज़ों में भी होती है, तो इस सवाल के जवाब में जब आप तहकीक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज से तकरीबन 400 साल पहले आइज़ैक न्यूटन ने इसी सवाल का जवाब दिया था। आइज़ैक न्यूटन एक बहुत ही ग्रेट एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में यानी कशिश शक्ल के बारे में बहुत बढ़िया कानून जो है वो बताया था। और उनका जो कानून था वो ग्रेविटी के लिए आज भी मतलब यूजेबल है, आज भी हम उसको अप्लाइड मानते हैं या आज भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं फिज़िक्स की दुनिया में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आइज़ैक न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून क्या था। देखिए, न्यूटन के कानून के मुताबिक अगर आप कायनात की कोई दो ज़र्रे अगर लें, कोई भी दो ज़र्रे, दो से ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम दो ज़र्रे लेते हैं। मान लो एक ज़र्रा ए है और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक दूसरा ज़र्रा है वो बी है। इसकी कमियत ले लेते हैं m1 और इसकी कमियत ले लेते हैं m2 और मान लो कि इनके दरमियान का फासला r है। ठीक है, तो आइज़ैक न्यूटन का ये कहना था कि कमियतों की वजह से, यहाँ पर आप इस जुमले को गौर से सुनिए और इसको नोट भी कीजिए, कमियतों की वजह से इनके दरमियान यानी इन दोनों ज़र्रात के दरमियान शकली कुव्वत पैदा हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिए, शकली कुव्वत सिर्फ ज़मीन में पैदा होगी ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूटन के कानून के मुताबिक कायनात के कोई भी पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल कितने ही छोटे क्यों ना हो, चाहे वो पार्टिकल कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन सब में पाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले आप अपना ये आइडिया क्लियर रखो कि कशिश शक्ल या ग्रेविटी सिर्फ ज़मीन में नहीं है, बल्कि ज़मीन के अलावा इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ज़र्रात इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम ज़र्रात के अंदर शकली कुव्वत पाई जाती है। ओके, तो ये पहला आइडिया आप क्लियर कर लो। अब हम न्यूटन के कानून की तरफ वापस आते हैं दोबारा से। आप देखो, न्यूटन के कानून के मुताबिक मान लो कि दो ज़र्रात हैं ए और बी, इनकी कमियतें अलग अलग है, एक की m1 है और एक की m2 है और दोनों के बीच का फासला r है। तो न्यूटन का कानून ये कहता है कि इन दोनों ज़र्रात के दरमियान इनकी कमियतों की वजह से शकली कुव्वत पैदा हो जाएगी, इनके दरमियान ग्रेविटी पैदा हो जाएगी, शकली कुव्वत पैदा होंगी। वो जो शकली कुव्वत पैदा होगी वो इन जिस्मों की कमियतों के ऊपर रास तनासुब में होगी, यानी कमियतों पर डिपेंड करेगी। अगर कमियत कम होगी तो ये कुव्वत कम होगी, अगर कमियत ज़्यादा होगी तो ये कुव्वत भी ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट ए जो है, ये जो ज़र्रा जो ए है, इसकी शकली कुव्वत क्या होगी, तो इसकी शकली कुव्वत होगी F प्रोपोर्शनल टू m1। ओके, ये पहली बात होगी। फिर अगर मैं कहूँ कि इसकी शकली कुव्वत क्या होगी, तो यह आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m2। यानी यहाँ पर शकली कुव्वत का जो पूरा दारो मदार जो है वो कमियतों पर आ गया, कमियतों के साथ में ये रास तनासुब में होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब न्यूटन ने अलग अलग जिस्मों की कुव्वतों का जब उन्होंने स्टडी किया शकली कुव्वत का, तब उनको पता चला कि जैसे जैसे हम फासला बढ़ाते हैं दो जिस्मों का, उनके दरमियान शकली कुव्वत घटने लगती है, कम होने लगती है। और जैसे जैसे हम फासला कम करते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम इन ज़रात को करीब लाएंगे, वैसे वैसे इनके दरमियान शकली कुव्वत जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये जब बात उनको, ये ऑब्जर्वेशन जब उनका हुआ कि फासला बढ़ाने पर यानी दरमियानी फासला बढ़ाने पर शकली कुव्वत कम होती है और फासला कम करने पर शकली कुव्वत बढ़ती है,
तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये चीज़ प्रूफ किया कि ये जो शकली क़ुव्वत है ये माकूस तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे से, यानी सिर्फ फासले के ऊपर के साथ माकूस तनासुब में नहीं है, बल्कि फासले के मुरब्बे के साथ में माकूस तनासुब में होती है। आप लोग याद रखना, फासले के साथ माकूस तनासुब होने का मतलब है कि फासला अगर बढ़ाओगे तो क़ुव्वत कम होती जाएगी, फासला कम करोगे क़ुव्वत बढ़ती जाएगी। लेकिन जब फासले का मुरब्बा लेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने फासला थोड़ा सा बढ़ा दिए तो क़ुव्वत बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होंगी, स्क्वायर अंदाज में कम होती जाएगी। इसकी मैं मिसाल जस्ट समझाने के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने ये फासला डबल कर दिए तो डबल का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब क़ुव्वत 4 गुना कम हो जाएगी। ओके, तो ये सवाल भी आपको एनटीएससी में पूछ सकते हैं कि दो जिस्मों के दरमियान का फासला 2 गुना कर दिया गया, तो बताओ उनकी शकली क़ुव्वत क्या होगी, तो उनकी शकली क़ुव्वत 4 गुना कम हो जाएगी। अगर आपने फासला 3 गुना बढ़ा दिए तो उनके दरमियान की शकली क़ुव्वत 9 गुना कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो क़ुव्वत 9 गुना कम हो जाएगी। तो ये इस बात का मतलब था। ओके, अब आप देखो इन 3 बातों को मिक्स करके हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसको आप एक बार गौर से देखिए। यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू M1, F प्रोपोर्शनल टू M2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा है। तो मैं इन 3 बातों को अगर मिक्स करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, F प्रोपोर्शनल टू, मुझे यहाँ पे इन दोनों के साथ रास्त तनासुब बताना है और इसके साथ में माकूस तनासुब। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रास्त तनासुब के लिए इन 2 लोगों को ऊपर ले लेता हूँ। जाहिर है मुझे 2 लोगों को ऊपर लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में ही ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि तनासुब का मामला है। ओके, तो F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और r² माकूस तनासुब में है, इसलिए r² नीचे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये न्यूटन का कानून है। ओके, अब इस तरीके से हम न्यूटन का जो कानून है उसको बहुत सिंपल अंदाज में ऐसा बयान कर सकते हैं कि कोई भी 2 ज़रात यानी कायनात में पाए जाने वाले कोई भी 2 ज़रात के दरमियान पाई जाने वाली शकली क़ुव्वत हमेशा उन ज़रात की कमियतों के हासिल ज़रब के साथ रास्त तनासुब में होती है और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में होती है। ओके, इंग्लिश में अगर हमको इसको बताना हो तो हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। ओके, क्लियर। तो ये था न्यूटन का शकली कानून या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये साइन हटा लेते हैं। आप याद रखो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता और साथ में कोई कांस्टेंट आ जाता। तो मैं जब ये साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लूंगा, F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r²। आप लोग याद रखो ये फॉर्मूला जो है ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। ओके, इसमें ये जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उर्दू में हम इसे कहेंगे आलमी शकली मुस्तकिल, आलमी शकली मुस्तकिल या आफाकी शकली मुस्तकिल। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। इसके बाद आप लोग याद रखो ये जो कानून है ये तकरीबन 1675 वगैरह के आसपास न्यूटन ने पेश किया था अपनी बुक में, जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r², तो इसमें ये जो कैपिटल G जो है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, आलमी शकली मुस्तकिल। इसकी जो कीमत है वो कैवेंडिश नामी एक साइंटिस्ट ने बताया था, यानी उसकी ओरिजिनल जो कीमत है कैपिटल G की वो न्यूटन ने नहीं बताया था, बल्कि उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तजुर्बाती कीमत जो है वो कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है उसकी कीमत बताए थे। और जो कीमत बताई गई थी वो कीमत है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी बाकायदा एक यूनिट भी है। अब जाहिर है इसकी यूनिट अगर बनाना है तो आप देखो इनको इसकी यूनिट इस तरह से बनाओगे, इन लोगों को आप इधर शिफ्ट कर दो, देखो ये r² ऊपर जाएगा और M1 और M2 नीचे जाएंगे। इसका मतलब कैपिटल G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इंटू r² अपॉन M1 इंटू M2। इस फॉर्मूले को देखकर आप G की
इकाई बना सकते हो, इसकी यूनिट बना सकते। क्या यूनिट बनेगी देखो आप लोग, सबसे पहले एफ यानी कुवत, कुवत की एसआई यूनिट है न्यूटन। उसके बाजू में आर का स्क्वायर, आर यानी फासला, फासले की एसआई यूनिट होती है मीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। उसके बाद है बटे का निशान यानी डिवाइड करना है तो ये पर आ जाएगा नीचे। फिर उसके नीचे है m1 यानी कमैयत, m2 यानी कमैयत, ये भी कमैयत है, ये भी कमैयत है, यानी यहाँ पर कमैयत या मास जो है वो 2 बार है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है, इसका मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हो गई आलमी शकली मुस्तकिल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत 6.67 10⁻11। यूनिट याद रखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और उसका समझ लो मैथमेटिकल फार्मूला और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कंसेप्ट। ओके, अब हम चलते हैं इसी के साथ जुड़े हुए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% नज़र आएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। आप देखो, सपोज़ करो कि ये ज़मीन है, ओके, और ज़मीन का ये मरकज़ है। ज़ाहिर है ज़मीन गोल है, अगर ज़मीन को हम गोल इमेजिन करें तो ज़मीन का मरकज़ बीचों बीच में कहीं तो भी होगा, मैं इसका नाम सी रख देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला होगा तो ये ज़मीन का रेडियस होगा निस्फ़ कुत्र, मैं इसका नाम आर रख देता हूँ। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये ज़मीन की सतह कहलाएगा। ओके, ये ज़मीन की सतह बन जाएगी, ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के अंदर उसका सेंटर है। अब यहाँ पर हम एक ख़ास चीज़ करने वाले हैं। मान लो हमने यहाँ पर कोई जिस्म लिए इस जगह पर, और ये जिस्म के बारे में हमने ये देखे कि क्या इस जिस्म के ऊपर कोई जो कुव्वत इसके ऊपर जो अमल करेगी, कौन सी कुव्वत, यानी शकली कुव्वत जो इसके ऊपर अमल करेगी वो क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, मान लो कि ये जो जिस्म है इसकी कमैयत स्मॉल m ले लेते, और ज़मीन जो है क्योंकि ये काफ़ी इसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी है तो मैं इसकी कमैयत को कैपिटल M ले लेता हूँ। ओके, रेडियस तो हमने R लिया वही है। तो न्यूटन का जो कानून है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज़मीन है ये एक जिस्म है, एक ज़र्रा है, और ये जो पार्टिकल है जो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, ये जो जिस्म ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है तो ये दूसरा पार्टिकल है। तो ये 2 अलग अलग जिस्म हो गए, और अगर ये 2 अलग अलग जिस्म हो गए तो फिर इनके दरमियान शकली कुव्वत होना चाहिए। वो जो शकली कुव्वत इनके दरमियान होगी हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं, वो आ जाएगा F = जाहिर सी बात है फॉर्मूला आ जाएगा G × M1। जाहिर है यहाँ पर M1 की जगह पर हमको लेना पड़ेगा ज़मीन की कमैयत कैपिटल M, इंटू M2, M2 की जगह पर ये स्मॉल m आ जाएगा, अपॉन इन दोनों जिस्मों के दरमियान का फासला। आप याद रखो फासला हमेशा मरकज़ों से गिना जाता। ओके, ये हमेशा के लिए आप याद रखना, ज़मीन का जब फासला गिनते हैं तो ज़मीन की सतह से नहीं गिनते बल्कि ज़मीन के मरकज़ से गिनते हैं। ओके, तो ज़मीन के मरकज़ से अगर देखा जाए तो ज़मीन का और इस जिस्म का जो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है दोनों के दरमियान का फासला r है, इसका मतलब ये आ जाएगा r का स्क्वायर। तो इस जिस्म के ऊपर अमल करने वाली जो शकली कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी इस पार्टिकल पर, वो होगी Gmm/r²। आया समझ में आप लोगों को? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एक काम करते हैं, ऐसा इमेजिन करते, यहीं पर अब हम एक और इसको थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन 1 समझ लो। अब आप ऐसा मान लो कि न्यूटन ने जो अलग अलग हरकत के कानून बताए थे उनमें से जो कानून नंबर 2 जो था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा कानून हरकत, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो उसने बताया था कि कुव्वत जो है वो हमेशा कमैयत और इसरा का हासिल ज़रब होता है। कमैयत यानी मास, इसरा यानी एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कुव्वत हमेशा क्या होती है? कमैयत और इसरा का हासिल ज़रब। इसका मतलब F = क्या आएगा? M × A। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप एक चीज़ देखो, ये भी F है और ये भी F है। जब ये दोनों लोग F है इसका मतलब दोनों को आप कंपेयर कर सकते, दोनों का मवाजना कर सकते। ये कुछ ऐसा हो जाएगा M × A = G × कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन r²। और अगर अब आप एक चीज़ देखो, इधर ऊपर स्मॉल m है, इधर भी स्मॉल m है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, और अब जो चीज़ बाकी बची वो क्या है? A = G × कैपिटल M अपॉन r²। आप लोग देखो एक ख़ास बात क्या हो गई, क्या चीज़ का फॉर्मूला हमको मिल गया? कौन सी चीज़ हमने
डिस्कवर कर लिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए डिस्कवर बोल देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ डिस्कवर की हमने? तो एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप इमेजिन करो, हमने ये फ़र्ज़ करे थे कि ये ज़मीन है, गोल है, ये उसका रेडियस यानी रेडियस r है, और यहाँ पर एक जिस्म रखा हुआ है। तो ज़मीन की सतह पर अगर कोई जिस्म रखा हुआ होगा यानी स्मॉल m कमियत वाला, तो उस जिस्म के ऊपर ये वाला एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। ये एक्सेलरेशन, ये वाला जो इसरा है, ये उस जिस्म के ऊपर अमल करेगा और वो उसको जाहिर सी बात है ज़मीन की तरफ खींच के रखेगा, ज़मीन की तरफ बुला के रखेगा। ये वाला जो एक्सेलरेशन है, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे सकली इसरा या इसरा बावजह कशीश सकल। दो नाम है इसके लिए, उर्दू में दो नाम है, इसरा बावजह कशीश सकल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है सकली इसरा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर हम एक काम करेंगे, इसके लिए हम एक अलग अलामत इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का इसरा है, ये सिर्फ जिस्म की यानी ज़मीन की जो कशिश शकल है उसकी वजह से ये पैदा हुआ है। इसको हम लोग स्मॉल जी से ज़ाहिर करेंगे, इसकी जो अलामत है वो स्मॉल जी ले लेंगे। तो अब आप देखो कि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन गया। इसका फॉर्मूला जो हमको यहाँ पर मिला वो है कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, इसके ज़रिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आज भी हम इसके कुछ मिसालें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था शकली इसरा का फॉर्मूला ज़मीन की सतह पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शकली इसरा होगा क्या, यानी क्या चीज़ को हम जाहिर करेंगे, कि हम कैसे उसको डिफ़ाइन करेंगे, इसरा क्या होता है। तो आप लोग देखो, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने इसरा का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा रफ्तार बटे वक्त, यानी एक्सेलरेशन जो होता है ए, वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ओके, ख़ती रफ्तार की जो तब्दीली की शरह है v बाय टी, उसको हम ख़ती इसरा कहते हैं। तो इसरा जो है वो ये है v बाय टी। तो यहाँ पर v और t ये क्या कैसे आएंगे, कौन लोग हैं ये। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आप इसको इस तरह अंदाज में याद रखो। शकली इसरा का मतलब होगा कि अगर आपने ज़मीन की सतह से कुछ बुलंदी पर किसी चीज़ को अगर आप ले जाते हो और उसको छोड़ देते हो, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगा तो उस वक्त जो इसरा उसके ऊपर अमल करेगा वो शकली इसरा होगा। देखो, इसको मैं यहाँ पे एक आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो ये ज़मीन की सतह है, ओके, और ये ज़मीन की सतह से कुछ बुलंदी पर हवा में यहाँ पर एक जिस्म है। यहाँ पर इस जिस्म को लेकर गए और इसको छोड़ दिए, उसको फेंके नहीं बल्कि उसको छोड़ दिए। जब हम उसको छोड़ेंगे तो ज़मीन की कशिश उसको खींच लेगी नीचे, वो नीचे गिरना शुरू होगा। जब वो नीचे गिरना शुरू होगा तो आप देखो, क्योंकि आपने उसको यहाँ पर पकड़ के रखे थे तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 है, बराबर, क्योंकि आपने रोक के रखे थे इसलिए इब्तिदाई रफ्तार 0 है। जब वो गिरना शुरू होगा तो उसके अंदर रफ्तार आती जाएगी, उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, हम उसको v बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे वो टाइम पास होगा, जैसे जैसे वो पार्टिकल नीचे गिर, जैसे जैसे ये पत्थर या जिस्म नीचे गिरेगा, वैसे वैसे उसकी रफ्तार बढ़ेगी। ओके, और क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है वक्त के साथ, इसका मतलब इस जिस्म के ऊपर इसरा अमल करेगा। वो इसरा जो है वो शकली इसरा जी है। और अगर मुझे उसका फॉर्मूला बनाना हो इन लोगों को यूज़ करके, तो मैं यहाँ पर ऊपर लूँगा रफ्तार की तब्दीली, मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, रफ्तार की तब्दीली की शरह। तो g का फॉर्मूला क्या मिला, v माइनस यू अपॉन टी। v कोई भी रफ्तार हो सकती है, कितनी भी उसकी कीमत हो सकती है। u जो है वो इनिशियली 0 लेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पर हाइट पर हमको उसको रुका हुआ तस्वुर करना पड़ेगा, इसलिए v माइनस यू अपॉन टी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको कशिश शकल या शकली इसरा जो है उसका ये तस्वुर जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और छोटा सा फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोग देखो, जैसा अभी हमने देखे थे कि मान लो ये ज़मीन है, ओके, ये ज़मीन का मरकज़ है और ये रेडियस है। अभी हमने ये तस्वुर करे थे कि जिस्म यहाँ पर है ज़मीन के ऊपर, और इस जिस्म की कमियत स्मॉल एम है, ज़मीन की कमियत कैपिटल एम है। हमने इस जगह पर इस जिस्म का शकली इसरा मालूम करे और हमको इसके लिए जो कीमत मिली वो मिली g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आप इमेजिन करो कि इस जिस्म को मान लो यहाँ की बजाय यहाँ ले ली है, इस जगह पर यह जिस्म जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ से h दूरी पर। तो सवाल यह आएगा कि क्या यहाँ पर भी शकली इसरा वही होगा जो यहाँ था? तो बिल्कुल नहीं।
आप याद रखो, जैसे जैसे आप ज़मीन की सतह से ऊपर जाओगे शकली इसरा कम होते जाएगा। ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये याद रखो आप लोग। अगर हम ज़मीन की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा शकली इसरा का, तो शकली इसरा डाउन होते जाएगा। जैसे जैसे वो बुलंदी पर जाएंगे वैसे वैसे शकली इसरा की कीमत कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ शकली इसरा कुछ और होगा, मैं उसका नाम रख देता हूँ जी डैश थोड़ी देर के लिए। तो अब अगर मुझे उसका फॉर्मूला बनाना हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, आप लोग देखो एकदम इजी फॉर्मूला बनने वाला है उसका। ज़मीन की सतह पर शकली इसरा का फॉर्मूला है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मतलब था जिस्म और ज़मीन के बीच का फासला। जब मैं जिस्म को यहाँ लूँगा तो अब फासला कौन सा रहेगा, तो अब फासला रहेगा ये वाला। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि फासला ज़मीन के मरकज से गिनेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना फासला हमको लेना पड़ेगा। अब आप देखो इतना फासला कितना है, इतना फासला है आर और एच का मजमुआ, यानी यहाँ तक आर है यहाँ तक एच है। इसका मतलब ये फासला बन गया आर प्लस एच। तो अगर ये फासला आर प्लस एच है तो इस जगह पर यानी ज़मीन की सतह से एच बुलंदी पर शकली इसरा के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। आप लोग याद रखो जी डैश इज ऑलवेज लेस देन जी। शकली इसरा बुलंदी पर हमेशा कम होता है सतह के मुकाबले में। ज़मीन की सतह पर जो शकली इसरा होता है वो सबसे बड़ी कीमत होती है उसकी, और जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे शकली इसरा डाउन होता जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया सब लोगों को। अब अगला पॉइंट देखते हैं जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग याद रखिए, अगर मैं फासले के साथ यानी ज़मीन के मरकज़ से लेकर उसकी बुलंदी की तरफ फासले के साथ में अगर शकली इसरा की अलग अलग कीमतें लूँ और उन तमाम कीमतों का एक ग्राफ बनाना चाहूँ तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एकदम सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है जो आप इजीली याद रख सकते हो। आप देखो इसमें यहाँ पर हम शकली इसरा ले लेते हैं और इस साइड में हम फासला ले लेंगे, मैं उसको डी लिख देता हूँ, डी फॉर डिस्टेंस। ओके, और इस जगह पर मैं डिस्टेंस 0 ले लेता हूँ। अब आप गौर करो, डिस्टेंस 0 का मतलब है ज़मीन की सतह। आप इमेजिन करो कि ये ज़मीन की सतह है, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं चलो लिख ही देता हूँ ये ज़मीन की सतह है। ओके, ज़मीन की सतह पर शकली इसरा की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, तो सपोज करो कि वो कीमत ये वाली है, और आपको डेफिनेटली पता भी होगा वो कीमत होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग याद रखना, ये जो कीमत है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी आज़म कीमत है, इससे ज़्यादा शकली इसरा होता ही नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो 9.8 से ऊपर उसकी कीमत जाए, नामुमकिन है, हो नहीं सकता। ज़मीन के लिए ज़मीन की जो मतलब पूरी जो ग्रेविटी है उसके मुनासिबत से, यानी उसके लिए जो कैलकुलेटेड जो आंसर उसका है वो 9.8, ये उसकी आज़म कीमत है, मैक्सिमम कीमत। ओके, अब इसके आगे जैसे जैसे हम ये फासला बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर बुलंदी को बढ़ाते जाएंगे शकली इसरा कम होगा, और हमने देखे कि आर का स्क्वायर आया उसमें, यानी फासले का मुरब्बा आया, तो बहुत तेज़ी से घटेगा। अगर उसको तेज़ी से घटना है तो फिर इसका मतलब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस अंदाज में। याद रखो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को हम इसके साथ टच नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एक बारीकी थोड़ा सा याद रखो कि ये ग्राफ ऐसा चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये एक्स महवर को टच नहीं करेगा। तो क्यों टच नहीं करेगा उसका भी रीज़न याद रखो। जहाँ पर टच कर लेगा वहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि जी की कीमत 0 हो गई, उस पर्टिकुलर बुलंदी पर शकली इसरा 0 हो गया, लेकिन शकली इसरा 0 कभी नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना। आप ज़मीन की सतह से कितनी भी बुलंदी पे चले जाओ शकली इसरा कभी 0 नहीं होता। हाँ, वो 0 के करीब करीब जाता है, लेकिन वो 0 कभी नहीं होता। तो ऐसा कोई फासला नहीं है जहाँ शकली इसरा 0 होता हो। एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर इन एडिशन, वो भले ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को याद रख लो, वो ये है कि ज़मीन का जो शकली इसरा है वो पूरी कायनात में एक ही जगह पे 0 होता है, और वो जो पॉइंट है वो है ज़मीन का मरकज़। ज़मीन के मरकज़ पर शकली इसरा 0 होता है। तो चलो उसको फिगर से समझ लेते हैं। आप ऐसा समझो कि ये ज़मीन है और ये ज़मीन की सतह है और ये ज़मीन का मरकज़ है, ठीक है, पॉइंट सी। तो यहाँ पर अगर आप शकली इसरा की कीमत लेंगे, उसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से जब आप अंदर गहराई में जाओगे, ज़मीन के मरकज़ की तरफ जाओगे, शकली इसरा लगातार कम होता जाएगा। ओके, लगातार उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। जब आप पॉइंट सी पर पहुँचेंगे वहाँ पर शकली इसरा की कीमत 0 हो जाएगी।
यानी कम होते होते वो कितनी जाएगी, 0 तक। तो 0 शक्ल हो जाएगा ज़मीन के मरकज़ पे। और अगर आप यहाँ से बुलंदी पर गए, यानी सतह से ऊपर बुलंदी पर गए, तो भी शक्ल जो है वो लगातार कम होता जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि शक्ल अगर यहाँ से ऊपर जा रहे तो भी कम हो रहा, यहाँ से नीचे जा रहे तो भी कम हो रहा है। यहाँ से नीचे जाते जाते मरकज़ पे पहुँच गया तो शक्ल 0 ही हो गया। यहाँ से ऊपर जा रहे तो भले वो 0 नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा आपको 0 करने के लिए। तो शक्ल की सबसे बड़ी जो कीमत है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। याद रखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आज़म कीमत है शक्ल की, जो सतह ज़मीन पर होती है, ज़मीन के सरफेस पे। ओके, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप लोगों को मैं एक काम करते हैं, ये पूरा जो कंसेप्ट है इसको समझाने के लिए या इसको ये कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा एक प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो ये है, ज़मीन की सतह पर शक्ल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर ज़मीन का निस्फुत्र 6400 किलोमीटर हो तो ज़मीन की कमियत क्या होगी। ज़मीन की कमियत मालूम करना है। NTSC के पेपर में इस तरह का सवाल आपको पूछ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर नीचे 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि ज़मीन की कमियत इनमें से क्या होगी। ओके, तो मान लो अगर ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो अब इसको आप कैसे करोगे। देखो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको दिया हुआ है शक्ल ज़मीन की सतह पर शक्ल G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको ज़मीन का रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI इकाई है, किलोमीटर इकाई SI इकाई नहीं है, तो इसको हमको SI इकाई में तब्दील करना पड़ेगा। तो 6400 ये जो किलोमीटर है इसको मीटर बनाना पड़ेगा। आप लोग याद रखो, ये बिल्कुल एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ओके, तो इतने किलोमीटर को अगर मीटर बनाना हो तो हमको इसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लो। R = ये आ जाएगा 64 ज़रब 10 की कुवत। जितने ज़ीरो बचे हैं वो तमाम ज़ीरो 10 के पावर में आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है 2 और ये 3 5, तो 10 की कुवत 5 मीटर। ये नंबर ज़मीन का रेडियस है, आप इसको याद भी रख सकते हो, 6400 किलोमीटर या फिर 64 ज़रब 10 की कुवत 5 मीटर। ओके, आपका टारगेट है ज़मीन की कमियत मालूम करना। तो देखो किस तरह से करेंगे। आपको स्मॉल g दिया हुआ है तो स्मॉल g का फॉर्मूला यूज़ कर लो। स्मॉल g का फॉर्मूला है कैपिटल G × m/r²। इसमें से हमको m मालूम करना है, इसलिए g और r² को इधर भेज दो। ओके, तो ये आ जाएगा कैपिटल M = ये r² ऊपर जाएगा, ये g नीचे जाएगा। इसका मतलब स्मॉल g × कैपिटल R², और ये कैपिटल G नीचे आ गया। ओके, क्लियर। बस अब इसके अंदर तमाम कीमतें रख दो। जब आप इसके अंदर तमाम कीमतें रखेंगे, G की कीमत आ जाएगी 9.8, कैपिटल R की कीमत है 64 ज़रब 10 की कुवत 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको कैपिटल G की वैल्यू याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको उसकी कीमत याद है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसकी कीमत है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, जब आप इन तमाम नंबरों को हल करोगे, क्योंकि अब वो आपको ऊपर वाले नंबर पहले जैसे 64 ज़रब 10 की कुवत 5 है, तो उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल M = 9.8 × 64 × 64, यानी 64 2 मरतबा। और 10 की कुवत 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 की कुवत 5 ज़रब 10 की कुवत 5, ज़ाहिर है वो हो जाएगा 10 की कुवत 10, और अपॉन में आएगा 6.67 × 10⁻11। अब आप इन नंबरों को अगर हल करते हैं, पूरा आपको हल करना पड़ेगा, और जब आप इसको पूरा हल करोगे आपको आंसर मिलेगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ओके, तो ये जो नंबर आपको मिला ये ज़मीन की कमियत होगी, 6 ज़रब 10 की कुवत 24 किलोग्राम। यानी ज़मीन इतनी भारी होती है। ज़मीन जो है वो, ये जो 6 है इसके आगे आपको 23 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 24 ज़ीरो लगाना पड़ेगा। यानी 6 के आगे जब आप 24 ज़ीरो लगाओगे वो बनेगा 6 ज़रब 10 की कुवत 24। तो ये जो नंबर होता है इतना बड़ा, इतने किलो की हमारी ज़मीन है, यानी ये ज़मीन का वज़न, या ज़मीन की मतलब ये कमियत की कीमत है। ओके, क्लियर। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम।
चलिए एक और इससे मिलता जुलता एक छोटा सा एक और प्रॉब्लम करते हैं। ओके, अब आप देखो ये जो सेकंड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, ये है ज़मीन की सतह पर 50 किलोग्राम कमैयत का एक जिस्म रखा हुआ है, उसका वज़न क्या होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है। ओके, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। आपको कमैयत दी गई है 50 किलोग्राम और आपको वज़न मालूम करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजन या इस तरह का धोखा खा जाएंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ दी गई है। इसके अंदर दिया हुआ है कमैयत इज़ इक्वल टू 50 किलोग्राम और आपसे पूछा क्या है, वज़न के वज़न मालूम करो। तो क्योंकि यहाँ पर ये 50 किलोग्राम को देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो उसका वज़न है। ओके, और जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें डेफिनेटली एक आंसर जो है वो 50 भी होगा। ठीक है, यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन जो है वो 50 भी होगा। तो बहुत सारे लोग इसका जवाब 50 किलोग्राम पर से यानी अंदाज़ा लगाकर 50 जो है वो उनका आंसर ले लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप याद रखो, कमैयत अलग चीज़ होती है और वज़न अलग चीज़ होती है। वज़न जो है वो हम शकली कुव्वत को कहते हैं। वज़न का मतलब क्या है, शकली कुव्वत, अमल करने वाली शकली कुव्वत। किसी जिस्म के ऊपर कितनी शकली कुव्वत अमल कर रही है वो उसका वज़न होता है। तो वज़न के लिए जो हमारे पास सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है वज़न इज इक्वल टू यानी वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम यानी मास यानी कमैयत और जी यानी शकली इसरा। तो अगर आप कमैयत को शकली इसरा यानी जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे, जो नंबर आपको मिलेगा वो वेट होता है। तो उस जिस्म का अगर हमको वज़न निकालना है तो उसका वज़न आ जाएगा m यानी 50 और g क्योंकि सतह की बात हो रही है इसलिए 9.8। बस इन दो नंबरों की ज़रब कर लेंगे। आप देखो ये 0 से ज़रब करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। आप 5 से ज़रब कर लो, 5 हटे 40, 40 का 0 4, 5 9 45 और 4 49। और क्योंकि वेट एक कुव्वत है इसलिए उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होगी। ओके, तो इस तरीके से हम ये सवाल को कर सकते हैं। यानी वो जो 50 किलोग्राम वाला जो जिस्म है तो हकीकत में उसका वज़न जो होगा वो 490 न्यूटन होगा। 490 न्यूटन मतलब इतनी कुव्वत वाला उसका वज़न होने वाला है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। कई मरतबा आपको वज़न देकर उसकी कमैयत भी पूछ सकते हैं, तो वो भी यही फॉर्मूले से आप उसको कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए इस मरतबा जो सवाल आपके सामने दिख रहा है वो है ज़मीन की सतह से वो बुलंदी मालूम कीजिए जहां शकली इसरा 25% हो जाता है या 25% रह जाता है। ओके, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है और डेफिनेटली इस तरह का भी प्रॉब्लम आने के चांसेस भरपूर है। ये 25% की जगह पर कुछ भी हो सकता है। 4% पूछ सकते हैं, 1%, 50%, 25%, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो मैं ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या चीज़ दी गई है। सबसे पहले आपको पता है कि जी जो है, जी का मतलब है ज़मीन की सतह पर शकली इसरा, तो उसका अपने पास एक फॉर्मूला है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर बुलंदी की बात हो रही है, मतलब हम बुलंदी पर जाएंगे, ज़मीन की सतह को छोड़कर थोड़ा थोड़ा ऊंचाई पे जाएंगे। तो ऊंचाई वाला जो शकली इसरा है मैं उसको थोड़ी देर के लिए जी डैश लिख देता हूँ या फिर जी एच भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसको जी सफिक्स एच लिखें, एच बुलंदी के लिए। तो जी सफिक्स एच का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये अभी हमने देखा था कि यहाँ अगर आर स्क्वायर है तो बुलंदी पर आर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक ख़ास बात ये दी गई है, वो बुलंदी मालूम करना है। बुलंदी मालूम करना है मतलब एच मालूम करना है। कहाँ पर, कौन सा एच मालूम करना है, जहाँ शकली इसरा 25% हो जाता है। अब जाहिर है बुलंदी पर जाओगे शकली इसरा कम होते जाएगा। सबसे बड़ा शकली इसरा ये वाला है, उसके मुकाबले में ये इसरा कम हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। जाहिर है 25% किसका, जो मैक्सिमम होता है। आप याद रखना जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ होती है तो किसकी होती है, किसका परसेंटेज, जो आमतौर पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, बराबर है। तो शकली इसरा जो है वो अगर 25% लेना है तो वो 25% किसका, आज़म कीमत का। इसका मतलब यहाँ जो कंसेप्ट हम बनाने वाले हैं वो ये है कि जी सफिक्स एच इज इक्वल टू 25% ऑफ जी। ये कंसेप्ट को आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 25% आपको दिया हुआ है तो 25% किसका, जी का। जी आज़म कीमत है तो उसका 25%।
ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले ला के रख दो, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसके अंदर तमाम फॉर्मूले रख देंगे लाकर। ये फॉर्मूला आ जाएगा जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ये जी एच का फॉर्मूला इज इक्वल टू है 25%। याद रखो 25%, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो 25 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ जो है उसका मतलब इनटू होता है, जब भी हम ये ऑफ लिखते हैं इंग्लिश में उसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, तो जी यानी इनटू, और अब स्मॉल जी, और स्मॉल जी का फॉर्मूला है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, जी एच का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, 25% यानी 25 आउट ऑफ 100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, जी का फॉर्मूला जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आप देखो जी इंटू एम से जी इंटू एम कैंसिल हो गया, ये 25% से ये 100 कट जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ओके, अब ये इतनी काट छाट होने के बाद जो बच गया उनको लिख लेते। आप देखो इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा 1, यहाँ से ये जी एम कट गया मतलब 1 बचा, तो 1 अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये 1 25 कट गया, 1 है तो 1/4, यहाँ से ये जी एम कट गया है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग देखो ये भी 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन, तो सारे 1 अपॉन एक साथ गायब कर लो। जब आप सारे सबको सीधा कर लोगे, अगर सबका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये आर प्लस एच का स्क्वायर है और उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। जब हम स्क्वायर हटा लेंगे तो ये बन जाएगा आर प्लस एच इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 2, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे वो हो जाएगा आर यानी 2r। हमको h मालूम करना है, इस r को आप उधर भेज दो, ये r उधर जाएगा तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा 2r माइनस r, ये वाला r उधर जाके माइनस हो गया, इसका मतलब h इज इक्वल टू 2r में से अगर r चला गया, जाहिर सी बात है 2r में से एक r निकाल देंगे तो एक r बचेगा मतलब r, तो h की वैल्यू कितनी आ गई r के बराबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस हैं। मतलब 25% सक्लीसरा कहाँ होता है, तो जहाँ पर h की वैल्यू r होती है, यानी जितना बड़ा r है उतनी बुलंदी पर अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ सक्लीसरा सिर्फ 25% रह जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट या ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम न्यूटन के इस कानून के बाद थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस टॉपिक को आप याद रखो, न्यूटन ही की तरह एक और ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस ज़माने में मतलब आज से तकरीबन 300 साल पहले बहुत ही बढ़िया कवानीन पेश किए थे ग्रेविटी को लेकर। उनका नाम है जोहान्स केपलर। तो जोहान्स केपलर जो है उन्होंने एक्चुअली 3 कवानीन बताए थे, और वो कवानीन लागू होते थे निज़ाम शमसी पर, मतलब सोलर सिस्टम पर। आप याद रखो सोलर सिस्टम का जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ बीच में सूरज, फिर सूरज के चारों तरफ यहाँ पर पहला मदार जिसके अंदर मर्क्यूरी, फिर दूसरा मदार इसके अंदर वेनस, फिर इसके बाद तीसरा मदार इसके अंदर अर्थ यानी हमारी ज़मीन, इसके बाद चौथा मदार इसके अंदर मरीख यानी मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर और वगैरह वगैरह। आपको पता है वो 8-9 जो सैयारे हैं जो सूरज के अतराफ घूमते रहते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम है इसके ऊपर यानी इस पर उन्होंने लागू किया था, इसकी स्टडी करके इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग कवानीन बताए थे। ठीक है, तो अब वो कवानीन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। उनको हम कहते हैं केपलर के कवानीन, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, यानी सैयारों की हरकत के लिए केपलर के कवानीन। इसमें जो पहला कानून है वो ये है कि जो सैयारे जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, वो सूरज के अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी बैजी मदार में उनकी हरकत होती है। ओके, आप देखो बैजी मदार का मतलब क्या लेंगे। बैजी मदार आमतौर पर देखने में यह ऐसा होता है, इस तरह का मदार, दायरा पूरा गोल होता है। बैजवी या इलिप्स जो है वो ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में इलिप्स कहेंगे या इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहेंगे। ये जो है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, उर्दू में हम इसे कहते हैं बैजवी मदार। तो केपलर का जो कानून है उसका कहना यह था कि ज़मीन जो है वो सूरज के अतराफ में बैजी मदार में घूमेगी। तो मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर ये सूरज है
और ये ज़मीन है इस जगह पर, तो ये ज़मीन ये इस तरह से घूमेगी, इस अंदाज में। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि जब ज़मीन यहाँ होगी तो इनके दरमियान का फासला एकदम कम होगा, और जब ज़मीन यहाँ होगी तो इनके दरमियान का फासला एकदम ज़्यादा होगा। मतलब बैज़वी मदार में और दायरवी मदार में ये सबसे बड़ा फ़र्क है। अगर दायरवी मदार होता, अगर ज़मीन सूरज के चारों तरफ दायरवी मदार में यानी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होती, तो उसका फासला सूरज के साथ कांस्टेंट रहता था, यानी वो साल भर पूरे रोटेशन के दौरान, पूरा जो रिवोल्यूशन है, पूरी जो गर्दिश है ज़मीन की सूरज के अतराफ, उसमें फासला एक जैसा रहता था। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से फासला जो है वो कम ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सूरज और ज़मीन एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सूरज और ज़मीन एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जब सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला एकदम कम होता है, उस वक्त हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में गर्मियों का सीज़न होता है। ओके, और जब सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला जब एकदम करीब होता है, उस वक्त हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मौसम सरमा होता है, यानी सर्दियों का मौसम होता है। और जब सूरज और ज़मीन एक दूसरे से बहुत बड़े फासले पर होते हैं, उस वक्त हमारे यहाँ पर मौसम गर्मा होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा मामला लगता है कि भाई फासला कम है, तो जब सूरज और ज़मीन नज़दीक होंगे तो गर्मी ज़्यादा होने को ना, तो गर्मी का मौसम आना चाहिए, और जब फासला बढ़ गया तो सर्दियों का मौसम आना चाहिए। लेकिन उल्टा है, तो उल्टा क्यों है? तो उसका रीज़न है, उसका जो रीज़न है उसको एक बार पहले आप समझ लो। उसका रीज़न ये है कि ज़मीन का जो मदार है, एक्चुअली ज़मीन ऐसी है इलिप्टिकल, यानी ज़मीन खुद भी जो है दायर ऐसा इलिप्स जैसी है, और उसका जो मदार है वो ऐसा है, तिरछा। ये तिरछा मदार होने की वजह से होता ये है, और यहाँ पर ये उसका आड़ी जो लाइन होगी उसके अंदर वो ख़त अस्तावा है। तो जब ज़मीन को हम यहाँ पर तस्वुर करेंगे तो उसका पार्ट ऐसा सामने जाएगा, यानी सामने वाला पार्ट आएगा, उसको यहाँ इमेजिन करेंगे तो सूरज की शुआएं उसके ऊपर सीधी जाएंगी। मतलब ज़मीन के मदार का 23.5 डिग्री ये वाले एंगल के साथ तिरछा होना, ये बहुत बड़ा एंगल है। इतने बड़े एंगल के साथ जब ज़मीन ऐसी तिरछी हो जाएगी, तो जब ये दोनों एक दूसरे के एकदम नज़दीक होंगे तो सूरज की शुआएं एकदम तिरछी जाएंगी, और सूरज की शुआएं तिरछी जाने की वजह से गर्मी कम हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर सर्दियों का मौसम आएगा। लेकिन याद रखो कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बोल रहा हूँ। ओके, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? ज्योग्राफी में डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे। ज़मीन का जो ख़त अस्तावा है उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे ख़त अस्तावा के नीचे वाला, यानी ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए मैंने यहाँ इंडिया बोला था। ओके, क्लियर? अगर ऑस्ट्रेलिया बोला होता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मामले उल्टे हो जाते। ओके, चलो ठीक है, ये था बैज़वी मदार के लिए, यानी केपलर का कानून। अब मैं केपलर का वो कानून बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछने के भरपूर चांसेस हैं। उसका कानून ये है T² प्रोपोर्शनल टू R³। अब ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर आप समझ लो पहले इसको। ये जो T है इसे कहते हैं वक्ते दौरान, वक्ते दौरान, या इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइम पीरियड या सिर्फ पीरियड। तो जब कोई प्लैनेट, कोई सैयारा सूरज के चारों तरफ जब गोल घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, बैज़वी मदार के अंदर, तो एक राउंड मारने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसे कहते हैं वक्ते दौरान। ओके, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के वास्ते जो उसको टाइम लगता है तो वो उसका वक्ते दौरान होता है। जैसे ज़मीन को सूरज के चारों तरफ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक चक्कर मारने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है 1 साल, तो वो जो 1 साल है वो उसका वक्ते दौरान है या टाइम पीरियड है। ओके, यहाँ पर आर का मतलब रहेगा सूरज और ज़मीन के बीच का फासला। तो वक्ते दौरान के लिए हमको क्या रिलेशन मिला? वक्ते दौरान का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ के साथ में। ये रिलेशन हमको केपलर ने दिया था उसके तीसरे कानून के अंदर। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखना चाहे तो ऐसा करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो तो ये आएगा T² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू R³। अब R³ को इधर ला लो, यह आ जाएगा T² अपॉन R³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये केपलर के तीसरे कानून के लिए है, यानी केपलर के जो 3 अलग अलग कवानीन हैं उनमें से पहले जो 2 कानून है उनका ताल्लुक तो बैज़वी मदार के साथ में है, और तीसरा जो कानून है वो वक्ते दौरान का कानून है, और वो ये वाला है।
ओके क्लियर। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये कानून समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पर। मान लो आपको ये सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि ज़मीन और सूरज के दरमियान का जो फासला है मान लो कि वो x है, और ज़मीन का जो वक्त दौरान है वो कैपिटल T है। अब इनकी वैल्यूज़ के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमको पता है कि ज़मीन का जो वक्त दौरान है वो 1 साल है। ओके, अब अगर आपको ये बोला जाए कि मार्स जो है, मरीख, वो ज़मीन के फासले से 5 गुना बड़े फासले पर है, मतलब मरीख का जो फासला है वो 5x है। ओके, तो सूरज के साथ उसका फासला ज़मीन के फासले के मुकाबले में 5 गुना है। तो बताओ कि मार्स जो है उसका वक्त दौरान क्या होगा। ये सवाल अगर आपसे पूछ लिए तो इसको किस तरह से करना है वो आप लोग देखो, समझ लो, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, यानी केपलर्स थर्ड लॉ के हिसाब से। अब अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिखेंगे, K² इज इक्वल टू, यानी T² इज इक्वल टू K इंटू R3। अब आप ये फॉर्मूला ज़मीन के लिए अगर लिखते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, TE का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू RE का क्यूब, यानी ये अर्थ के लिए हो गया। और मार्स के लिए अगर लिखे तो मार्स के लिए ऐसा आ जाएगा, TM का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू RM का क्यूब। और अब इसमें से हमको ये चीज़ मालूम करना है तो इन दोनों को आपस में रेशो ले लो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, TM का स्क्वायर अपॉन TE का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू RM का क्यूब अपॉन K इंटू RE का क्यूब। ओके, RE का क्यूब। चलो अब इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आ जाएगा TM का स्क्वायर अपॉन TE की जो कीमत है वो 1 है, 1 साल, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो K से K कट जाएगा। अब RM की जो वैल्यू है ये RM है, यानी रेडियस ऑफ मार्स ऑर्बिट, वो है 5x, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 5x और उसका क्यूब डिवाइडेड बाय RE जो है वो है ज़मीन का रेडियस, ज़मीन का मतलब ज़मीन और ज़मीन के ऑर्बिट का रेडियस, वो है x, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा x का क्यूब। बस आ गया, ये अपॉन में 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। ये आ जाएगा TM का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पर 5x का क्यूब है तो 5 का क्यूब लेंगे, x का भी क्यूब लेंगे, तो ये 5 का क्यूब ले लेंगे, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 इंटू 5 यानी 125 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। ओके क्लियर। अब आप एक चीज़ देखो, क्या चीज़ हमको यहाँ पर मिली, हमको मिली टाइम पीरियड जो है, यहाँ कर लेते इसको, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो आ गया 125। आप ये स्क्वायर हटा लो, ये जज़र आ जाएगा, और अब आप जैसे ही इसका जज़र लोगे इसकी वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगा तकरीबन 12। ओके, 11.86 आता हो एग्जैक्टली, हम उसको तकरीबन 12 ले सकते हैं, यानी 12 का जो स्क्वायर हो तकरीबन उतना आ जाएगा। या फिर चलो ठीक है, अगर किसी को एग्जैक्ट ही अगर लिखना है तो उसको लिख सकते हैं 11.86 ईयर्स। 11.86 का मतलब है तकरीबन 12 साल। तो याद रखो कि ज़मीन सूरज के अतराफ जो राउंड मारती है तो उसको 1 साल लगता, और मार्स जो है, मरीख जो है, जब वो ज़मीन के अतराफ गोल घूमता है, सूरज के अतराफ जब वो गोल घूमता है तो उसको तकरीबन 12 साल लगते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया मरीख या मार्स, तो ज़मीन के आगे वाले एक ज़मीन के आगे वाले एक सैयारे के लिए किया। मुझे लग रहा है कि शायद मार्स की बजाय ये जो वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा करेक्ट हो सकती है जुपिटर के लिए। ओके, मुश्तरी जो प्लैनेट होता है तो उसके लिए ये ज़्यादा करेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो खैर वो नाम से में कोई रखा नहीं है, मतलब नाम से कोई ख़ास बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तरीका जो है वो ध्यान में रखो। ओके, तो ये था, यानी इस तरीके से हम केपलर के कवानीन जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के लिए। चलो देखो, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये पूरा जो लेक्चर है और ये तमाम मिसालें जो है ये समझ में आई होंगी। यहाँ पर आखिरी में, मतलब अब लास्ट जो, वैसे ये लेक्चर के यानी इस चैप्टर के तमाम पॉइंट जो हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते आखिरी में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे 3 अलग अलग। जैसे पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन थी V = U + AT,
दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी और आखिरी जो काइनेमेटिकल इक्वेशन थी वो थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन ग्रेविटी में भी आते हैं। ग्रेविटी में इनके आने का मतलब ये है कि आप एक ही जगह पर g ले लो, बस ख़त्म। अगर आपने एक ही जगह पर g ले लिया तो ये तमाम इक्वेशंस जो है वो ग्रेविटी के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, फार्मूला नंबर 1 पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ये a हट जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा g, तो u प्लस जी टी, जी की वैल्यू होगी 9.8। दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ से ये a हट जाएगा, g आ जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वेयर। तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, a हट जाएगा, g आ जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू एस। ये इक्वेशन जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं इसे कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर ग्रेविटी, यानी ज़मीन की जो कशिश शक्ल है या ग्रेविटी जो है उसके लिए ये तीन इक्वेशंस लागू होते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि ज़मीन की सतह से किसी चीज़ को उठाकर ऊपर फेंके तो उसका फासला, उसका वक्त वगैरह पूछ सकते हैं, रफ्तार पूछ सकते हैं, तो उस वक्त आप ये फार्मूले यूज़ करोगे। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक रूल आपको बता दूँ, यानी ये इक्वेशंस के साथ वो चीज़ बताना जो है लाजमी है, वो ये है कि मान लो ये ज़मीन की सतह है, तो ज़मीन की सतह से अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको निगेटिव माना जाता, उसको, यानी ये रूल है कि ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो निगेटिव लेंगे, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये चीज़ को इस्तेमाल करके हम सकलीसरा और बाकी तमाम चीज़ों को जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये मुझे यकीन है कि आपको ये तमाम बातें, ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आप इनको यूज़ करके अब और अच्छे से इसकी स्टडी कर पाओगे। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि शायद एनटीएससी में फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मतलब इन 10 लेक्चर्स के अंदर, ये जो 10 लेक्चर्स जो मैंने अभी आपको करवाए हैं एनटीएससी की सीरीज़ के तहत, इसके मुताबिक मैंने तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई टॉपिक अगर रह गया हो तो इंशाल्लाह हम उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।